हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अभी तक की जो हमने वीडियोस देखी उनमें हम पढ़ चुके हैं। यूनिट एंड डायमेंशन हमने कवर किया था। यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर हमने कवर किया था। उसके बाद फिर हमने काइनेमेटिक्स देखा। फिर हमने फोर्स को पढ़ा और अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अब इन सब से हम करना क्या चाह रहे हैं कि जो भी घटना हमारे आसपास घट रही है, जैसे ये मंकी प्रॉब्लम होगी जिसमें क्या है कि ये मंकी एक रोप की एक साइड पे लटका हुआ है, दूसरी साइड पे केले हैं। ये बल कार्ट प्रॉब्लम है कि ये घोड़ा इस कार्ट को कैसे खींचे कि आगे को मूवमेंट हो। ये सैटेलाइट और अर्थ है कि सैटेलाइट कितनी स्पीड पे घूमे कि ये अर्थ के चारों तरफ ही घूमती रहे। ये स्प्रिंग वॉल प्रॉब्लम। तो इन सब प्रॉब्लम को, इन सब का सॉल्यूशन देने के लिए या फिर कहें इन सब प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक सेटअप तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे पहले हमने चीज़ों की यूनिट समझी, फिर हमने लीनियर मोशन समझे, अपने बेसिक टर्म समझे, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब समझा हमने काइनेमेटिक्स में। फिर हमने एक नया टर्म समझा, फोर्स। अब हम ये समझेंगे कि इस फोर्स से हमने फोर्स को समझा, फोर्स का नेचर समझा, बट फोर्स को कैलकुलेट कैसे करना है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स कब कब लगेगी, कितनी लगेगी, वो सब समझेंगे। और उस सब को समझाने के लिए इन महाशय ने एक बहुत अच्छा काम किया। ये कौन है? न्यूटन। इन्होंने 3 लॉ दिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और मैक्सिमम मैकेनिक्स इन 3 लॉ से सोल्व हो जाती है। अभी हम देखेंगे कैसे सोल्व हो जाती है, क्या क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, आखिर इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? पहले हम जनरल बात कर लेते हैं, बाद में हम समझेंगे। सपोज ये m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये एक अपनी जगह पे अपने एक ये पॉइंट है, सपोज P पॉइंट है, यहाँ पे ये रेस्ट में रखा हुआ है। तो क्या ये अपने आप से मूव कर सकेगा? हम सबको पता है, अगर हमें कोई कहे इसको मूव करा के यहाँ पे पहुँचा दो, तो कैसे पहुँचाएंगे? हमको इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। हमने कल की वीडियो में ही पढ़ा था कि फोर्स या तो पुल करेंगे हम इस साइड में इसको, या फिर इस दर से पुश करेंगे। तो ऐसी कोई फोर्स लगानी पड़ेगी तो ये यहाँ पे आसानी से चला जाएगा। अब सपोज ये ब्लॉक चल रहा है, या फिर अच्छे समझने के लिए एक गेंद है, फुटबॉल है, ये इधर से किसी ने किक मारी और ये मूवमेंट कर रही है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? या तो ये किसी चीज में लग के रुके, सपोज ये एक वॉल है, सपोज ये एक वॉल है, यहाँ पे ये टकराए इससे और रुक जाए, या फिर हम इसको अपने आप रोके, या गोलकीपर इसको रोके यहाँ पे। तो यही तरीका हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है कि ये ब्लॉक रखा हुआ है और इसमें हमको एक अलग से फोर्स लगानी पड़ रही है। तो इसने मोशन शुरू कर दिया, मूवमेंट शुरू हो गया। अब एक बार मूवमेंट शुरू हो गया तो रुकेगा कैसे? दूसरी फोर्स लगाएंगे या फिर इस फोर्स को हटाएंगे। ऐसे ही ये एक बॉल है और ये मोशन में है और ये चलती हुई आ रही है, इसको रोकेंगे कैसे? इस बॉल से। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आई, जब हम देख रहे थे कि एक बॉल है, फुटबॉल ही है, और हमने इसको किक मारा और ये चलती जा रही है और आगे ना तो वॉल है ना किसी ने इसको रोका, बट फिर भी एक लंबे डिस्टेंस पे जाके ये अपने आप रुक जाती है, इसकी स्पीड कम होती जाती है और एक जगह ये रेस्ट में आ जाती है। तो ये 2-3 कंडीशंस है। कौन कौन सी कंडीशन है कि अगर कोई चीज रुकी हुई है और हमें कोई कहे कि इसको यहां से यहां पे शिफ्ट कर दो, तो क्या कंडीशन होगी कि हम इसमें फोर्स लगाएंगे। कोई चीज चल रही है और उसको हमें बोला जाए कि इसको रोक दो, हम फोर्स लगाएंगे उसको रोकने के लिए। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई चीज फ्रीली चल रही है ग्राउंड पे बट वो रुक जा रही है। तो इस फेनोमिना को, इस प्रोसेस को समझने के लिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ आया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई भी बॉडी, एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी कि सारी जो भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इसका मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट में रहेगी, रेस्ट हो या मोशन, अनटिल, कब तक? अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स, यहां ध्यान देंगे वर्ड पे, एक्सटर्नल फोर्स, अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट,
इज अप्लाइड ऑन इट। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाएगी तब तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो रेस्ट का तो हमने देखा था, ये एक ब्लॉक रखा हुआ था और ये रेस्ट में ही था, तब तक हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। जब अगर हमने आगे इसको पुश करना शुरू किया तो ये मोशन में आ गया, ये मूव करना शुरू कर दिया इसने। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ये भी हमने देखा था। ये एक फुटबॉल थी और ये मोशन में थी, तो ये मोशन में ही थी जब तक हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसे नहीं रोका। सपोज यहाँ एक वॉल आ गई या खुद कोई गोलकीपर आ गया, उसने इसको रोक लिया, तो ये एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स हुई बॉल के लिए। बट इस कंडीशन का क्या था, जब हमने बताया था कि एक बॉल है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो भी वो एक जगह पे जाके रुक जाएगी। तो ये क्यों रुकी? यहाँ पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आई, ना कोई बंदा खड़ा है ना कोई दीवार है। तो इसको यहाँ पे समझना क्या है कि कोई भी हमारी सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है, कि कोई भी हमारी आइडियल चीज़ें हमारे पास नहीं है। ये जो हमारी सरफेस है, ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड है, ऑब्जेक्ट के और ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शन जरूर है। क्या है? फ्रिक्शन। और अगर फ्रिक्शन है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। इसको जाके आगे हम आराम से पढ़ेंगे डायरेक्शन क्या होगी, क्यों होगी। अभी बस ये समझते हैं कि एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के। अगर ये बॉडी इधर को मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी इस साइड को, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स इसकी स्पीड लगातार कम करती रहेगी और एक टाइम आएगा जब यहाँ पे आके वो फ्रिक्शन फोर्स इसके मूवमेंट को जीरो कर देगी। अब बात यह है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है और आगे की फोर्स कम होती जा रही है, तो यहाँ के बाद ये वापस आनी क्यों नहीं शुरू हुई? भाई फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे को लग रही है, यहाँ को लग रही है। दरअसल फ्रिक्शनल फोर्स जब तक लगेगी जब तक ये आगे को मूव करेगा, तो वो पीछे को लगेगी। अगर ये रुक गया तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे को नहीं लगेगी। अब क्या ऐसा था जब ये बॉडी रेस्ट में थी, अभी ये तो हो गया इसकी स्टेटमेंट कि जब तक कोई बॉडी किसी भी स्टेट में है, रेस्ट में या मोशन में, वो तब तक रेस्ट या मोशन में ही रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। पर इसको ऐसे भी समझा जा सकता है जैसे कि अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो क्या इस पर कोई फोर्स नहीं थी? ऑब्वियसली होगी, एक mg भी लगा होगा, बहुत सारी फोर्सेज होंगी। तो ये रेस्ट में ही क्यों थी? फोर्स तो लगी हुई थी, कोई एयर ड्रैग भी लगा होगा कहीं को। तो इसका एक्चुअल मतलब ये है कि जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स है, मान लो इस पे 3-4 फोर्स लगी हैं अलग अलग डायरेक्शन से, ऐसे दिखा देते हैं अभी समझने के लिए, F1, F2, F3, ऐसे अलग अलग फोर्स लगी हुई हैं। जब तक रिजल्टेंट फोर्स जीरो रहेगी, F1, F2, F3, मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे जीरो रहेगी, तब तक क्या होगा? ये बॉडी अपनी स्टेट में रहेगी। रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लग जाती। ये एक्सटर्नल वर्ड क्यों यूज किया गया है यहाँ पे? ये एक्सटर्नल वर्ड इसलिए यूज किया गया है, जैसे आप लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे कि एक बहुत फेमस एग्जांपल है कि अगर एक बकेट है और हम उसमें खड़े हैं, हम उसमें ही खड़े हैं, अगर एक बकेट है और हम उसमें ही खड़े हैं और अब हम इसमें फोर्स लगाएं आगे को, यहां से हम इसमें एक आगे को फोर्स लगाएं, तो क्या ये बकेट आगे को मूव करेगी? नहीं। क्यों नहीं करेगी? सपोज यहां से हम इसमें, ये बकेट है, यहां से हम आगे को फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये मूव करेगी आगे को? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हम बकेट के अंदर हैं। तो अब ये पूरा एक सिस्टम है। तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो इंटरनल फोर्स है। कौन सी फोर्स है? इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स से कभी भी मूवमेंट नहीं होगा। ये कौन सी फोर्स थी? इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स से कभी भी मूवमेंट नहीं हो सकता। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसको एक बार और समझ लेते कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्टेट में है, आइदर वो रुका हुआ है रेस्ट में है, आइदर वो मूव कर रहा है मोशन में है,
तो वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि एक एक्सटर्नल फोर्स आके उसको रोकना दे या चलाना दे। दरअसल इसको रुका हुआ एग्जाम्पल हम रियल लाइफ में देख पाते हैं, तो हम ये तो समझ जाते हैं कि भाई एक बुक पड़ी है किसी टेबल पे, या फिर बैग रखा है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसे ब्लॉक रखा है, तो ये यहीं पे रखा रहेगा जब तक हम इसको नहीं लाएंगे। पर ये वाला एग्जाम्पल हम देख नहीं पाते कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो ये चलती ही रहेगी जब तक हम ना रोकें, क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन अर्थ ये चीज़ अल्टीमेटली एक टाइम के बाद रुक जानी है। तो हम ये एग्जाम्पल नहीं देख पाते हैं। तो इसको समझना थोड़ा सा, इसको हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही हो और वो रुके ही ना, तो ऐसा कैसे हो सकता, कहाँ पे क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, सोचो थोड़ा। अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख के समझने की कोशिश करें, सपोज ये एक रोप बंधी हुई है, यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है, और इससे एक ये बॉल है जो ये लटकी हुई है, और इसका वजन है 2 kg। कितना है? 2 kg। तो बताओ स्ट्रिंग पे कितनी टेंशन है, तो हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रिंग पे कितनी टेंशन है। तो अब हमें पता है अगर कोई बॉल ऐसे लटकी हुई है तो उसमें नीचे को mg लगा होगा, ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगा होगा? mg। और ये बॉल यहीं पे लटकी हुई है, ये मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये रेस्ट पे ही है और अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रही है। तो टोटल फोर्स क्या होनी चाहिए? 0। ये हमने पढ़ा था, 0 होनी चाहिए। तो टोटल फोर्स यहाँ पे है कितनी? mg प्लस टी। इस ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स लगी है, इस ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स लगी हुई है, mg प्लस टी। और फोर्स टोटल कितनी होनी चाहिए? 0। mg कितना है? m है 2 kg और g को मान लेते हैं यहाँ पे 10 प्लस टी। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे लिख लेते हैं, t की वैल्यू आ गई -20 न्यूटन। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि mg नीचे को है तो t ऊपर को है, और मैग्नीट्यूड कितना है? 20 न्यूटन। तो यहाँ से हमें पता लगा है कि स्ट्रिंग पे या कहीं रोप पे टेंशन है 20 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखते हैं अपना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जरूरत क्यों पड़ गई? अब हमने फर्स्ट लॉ में बहुत कुछ देख लिया था, बट फर्स्ट लॉ कहाँ पे ऑपरेट हो रहा था? जहाँ पे F इक्वल्स टू 0 था, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स 0 थी। या फिर कहें कि फर्स्ट लॉ में रिजल्टेंट फोर्स 0 ही थी। बट अगर रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो हो, कुछ हो, मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 ना हो, तब क्या कंडीशन बनेगी? उसको हम सेकंड लॉ में देखेंगे। सपोज हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक m मास की स्मॉल m, एक कैपिटल M। अब अगर सपोज हमने इन पे दोनों पे फोर्स लगाई और दोनों सेम फोर्स हैं F कैपिटल M, बट दोनों का मास क्या है? डिफरेंट है। फोर्स दोनों की सेम है, तो क्या होगा? इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। हल्का ऑब्जेक्ट है स्मॉल m, सपोज m जो है स्मॉल m स्मॉलर देन कैपिटल M, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इसको v1 नाम दे लेते हैं, और इसकी जो वेलोसिटी होगी इसको v2 नाम दे लेते हैं। तो ये अलग अलग होंगी, बट हम जनरली जानते हैं हल्की चीज़ है ये तेज चलेगी, भारी चीज़ है ये आराम से चलेगी। तो v1 जो है ज़्यादा होगी v2 से। और हमें क्या पता है कि m1 या फिर कहीं स्मॉल m, या इनको थोड़ा, हाँ स्मॉल m, इनको m1 m2 ही लिख लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। इसको m2, इसको m1। अब हमें क्या पता है? v1 v2 से ज़्यादा है, बट m1 जो है m2 से कम है। तो जब हमने कैलकुलेशन करके निकाला तो क्या मिला हमें कि m1 v1 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो m2 v2 के इक्वल आया। अगर बिना कैलकुलेशन करे भी हम देखें, हमें पता है m जितना m2 से कम है उसी रेशो में v1 v2 से ज़्यादा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम आया, m1 m2 इक्वल टू v1 v2। यानी कि सेम फोर्स के लिए मास चाहे कितना भी डिफरेंट क्यों ना हो, वेलोसिटी उसी रेशो में आएगी और दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। और इसको हमने एक नाम दिया p, इसको डिनोट किया हमने p से, और उसको नाम दिया हमने मोमेंटम। क्या चीज़ है ये? मोमेंटम। तो मोमेंटम किससे डिनोट होता है? p से। ये डिफाइंड कैसे है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है तो यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी भाई, मास की यूनिट क्या होती है? केजी, वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड।
डायमेंशन भी एक बार अपना रिवाइज कर लेते हैं। डायमेंशन कितनी होगी, डायमेंशन होगी केजी का क्या होता है एम, मीटर का क्या होता है एल, और सेकंड -1, तो ये हो गई यूनिट। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर फोर्स सेम है और ऑब्जेक्ट का वेट या मास अलग अलग है तो वेलोसिटी भी अलग अलग आएगी, और बट मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट था एम मास का, इसमें हमने एक फोर्स लगाई एफ, तो इसका मोमेंटम कितना हुआ एम वी। तो जो ये वी है या फिर कहीं पूरा एम वी जो मोमेंटम है पी है, ये टाइम के साथ चेंज होगा। जब हमने फोर्स लगानी शुरू की होगी, पहले ये रेस्ट पे था, फिर वी वेलोसिटी बढ़ी, फिर और बढ़ती गई, जैसे जैसे फोर्स लगाते गए इसकी स्पीड बढ़ती गई, तेज होता गया। तो यानी कि पी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है जब तक फोर्स लगेगी, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है जब तक फोर्स लगेगी। अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये कितना तेज चेंज होगा, फोर्स पे। भाई फोर्स आप थोड़ी सी फोर्स लगाओगे, हल्की सी फोर्स लगाओगे, ये आराम आराम से मूव करना शुरू करेगा। एकदम से तेज फोर्स लगाओगे, ज़्यादा फोर्स लगाओगे, जल्दी मूव करेगा। यानी कि फोर्स पे ही डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि पी कैसे चेंज होगा ये डिपेंड करेगा कि फोर्स कितनी लगी है। इसको देख लेते हैं अगले पेज पे। ये कह रहा है कि फोर्स पे ही डिपेंड करेगा, फोर्स के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है। अब अगर इसका कांस्टेंट प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाएं तो ये आ गया के डेल पी बाई डेल टी। यहाँ पे अगर डेल टी टेंड्स टू 0 हो जाए तो क्या मिलेगा हमें, एफ इक्वल्स टू के डी पी बाई डी टी। यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए इस इक्वेशन में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू है 1, तो हमें फाइनली एफ क्या मिला, एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। और पी क्या है हमने पढ़ा है पहले, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, पी क्या है एम वी अपॉन डी टी। अब ये डिफ्रेंसिएशन आ गया, हमने डिफ्रेंसिएशन पहले ही पढ़ चुके हैं। ये प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, पहले फर्स्ट वाले का होगा यानी कि डी एम बाई डी टी इंटू वी प्लस, अब वी का सेकेंड वाले का होगा डी वी बाई डी टी। अब ये क्या है कि मास टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, जबकि मास चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, तो डी वी बाई डी टी को क्या भी बोलते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, ए एक्सीलरेशन। तो फोर्स क्या है यहाँ से, ये पहला टर्म क्या हुआ 0 क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, प्लस एम और डी वी बाई डी टी क्या हुआ ए। तो यहाँ से हमें एक फोर्स का फॉर्मूला मिला जो कि हमारे बहुत काम आने वाला है आगे जाके, एफ इक्वल्स टू एम ए। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट न्यूटन ही होगी, पहले भी पढ़ चुके हैं, एफ इक्वल टू एम ए। तो ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जनरली लोग डायरेक्टली बोल देते हैं एफ इक्वल टू एम ए वेयर एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जबकि एक्चुअल लॉ अगर बोलेंगे तो वो ये है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बाकी की कहानी इसके बाद की जो कि हम समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही सिंपल सा है, डायरेक्टली एक स्टेटमेंट में है। पहले हम स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर एवरी एक्शन, तो स्टेटमेंट क्या है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल समझने के लिए, बहुत ज़्यादा सिंपल समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज ये एक वॉल है और ये एक वॉल है, थोड़ा अच्छे से बनाए, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं इसको। ये लो, ये एक वॉल है, ये एक वॉल है और ये एक बॉल है। अब ये बॉल एम मास की इस वॉल की साइड में जा रही है और ये यहाँ पे जाके इससे टकराई। तो अब ये बताओ इस बॉल को जब ये यहाँ पे टकराएगी तो उसके बाद क्या होगा। हमें पता है ये वापस दोबारा इस साइड में आएगी, बट क्यों आएगी भाई, एक बॉल थी इधर को जा रही थी, यहाँ पे बॉल मिली, यहाँ पे रुक जाती, वापस क्यों आई, क्योंकि सपोज ये वॉल, जब बॉल इस वॉल पे टकराई, इसने एफ फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी रिएक्शन, किसी भी एक्शन के लिए यहाँ पे इक्वल, उतना ही अपोजिट यानी कि दूसरी साइड में रिएक्शन होगा। यानी कि वॉल ने इस पे इतनी ही फोर्स लगाई दूसरी साइड में, इस साइड में,
तो अब इस बॉल ने इस साइड में फोर्स की वजह से इस साइड में मूव करना शुरू कर दिया। तो ये था इसका एग्जाम्पल। बट यहाँ पे जो थोड़ा बहुत लॉस होता है वो होता है कि इलास्टिक नेचर, कि यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से ये उतनी बाउंस बैक या फिर उतनी स्पीड से वापस नहीं आ पाती, बट वापस तो आती है। तो इससे क्या पता लगता है कि ये रूल है, ये लॉ है जो इस बात को जस्टिफाई करता है कि ये बॉल टकरा के वापस क्यों आ जाती है। किसी भी चीज के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। तो यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज की वीडियो में इतना ही था, हमने तीनों लॉ ऑफ मोशन देखे। थैंक यू दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में और अपने आगे के चैप्टर जल्दी खत्म करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।